सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड जब भी आप इसे देख रहे हैं सारे आपके टाइम जो है वो गुड जाएंगे। और आई होप बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं अपनी स्टडीज में। अच्छी आपकी तैयारियां चल रही हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फिलहाल के लिए हिडन है। चलिए रिवील करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर आप तैयार हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ने के लिए तो चलो हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, वी विल स्टडी द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। एंड इन दिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वी आर हैविंग द फाइटो हॉर्मोन्स। क्या क्या चीजें आती है इसमें? सबसे पहले आता है इसमें ऑक्सीजन। Second, we have is cytokinin. Then we have the gibberellins. Then we have the abscisic acid, and we have ethylene, which is the one and only gaseous hormone present in the plants, and that to be in the ripening fruits. Okay, so all of these hormones are somewhat interrelated. All of these hormones have somewhat their chemical nature, उनकी फंक्शनिंग्स, उन सब चीजों को हम पढ़ेंगे अलग अलग से। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज बाकी है, तो वो देख लेते हैं क्या है। फिनोमिना ऑफ प्लास्टिसिटी। ये जो चीज आपके सामने है, ये जो पत्ते आप देख पा रहे हैं अलग अलग टाइप के, ये सबसे पहले इसे बोलते हैं हेट्रोफिली। एंड इट इज सीन इन, अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें तो ये सीन किया जाता है कॉटन में। इट इज इन लार्कस्पर एंड इट इज ऑल्सो सीन इन कोरिएंडर। या अगर हम बात करें कि ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हैबिटेट के बीच में कंपैरिजन की तरह भी हो सकता है, तो यस, ये आप यहां देख पाएंगे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। और पत्तियों का जो शेप है काफी ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो वो है रीजन उसका। तो सबसे पहले तो ये बटरकप एक प्लांट होता है उसके अंदर होगा। क्लियर? क्यों होता है ऐसा? ये पत्ते जो हैं इनको फोटोसिंथेसिस ज्यादा करना है, प्लस इनको वाटर ट्रांसपायरेशन भी करना है, प्लस इनको इवेपोरेशन भी करना है। यहां पर ये कंडीशन थोड़ी सी हो जाती है दूसरे तरीके की, एक्वाटिक। यानी इन पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा कम होगा। ये है एक्वाटिक सबमर्ज्ड प्लांट। ओके, दीज आर एक्वाटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स। सो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और आपके एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो एनसीईआरटी के अंदर हैं चार: कॉटन, लार्कस्पर, कोरिएंडर एंड बटरकप। जिसमें आप जुवेनाइल पत्ते को देखेंगे इस तरीके से। एडल्ट जो है उसका मोर्फोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो पत्ते हैं वो थोड़े से ब्रॉड लीव्स हैं, दैट टू बी सीन इन कोरिएंडर। एंड देन वी हैव द बटरकप जहां वाटर हैबिटेट में कंडीशंस काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। दिस इज नोन एज हेट्रोफिली। क्लियर विद दिस? सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। छोटा सा टॉपिक था वो कवर हो चुका है। और अभी हम शुरू कर रहे हैं फाइटो हॉर्मोन्स के बारे में। ब्रेक डाउन कर लेंगे इस टर्म को। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और हार्मोन का मतलब सिंपल हॉर्मोन्स which are low quantity non nutrient organic substances other than minerals, other than nutrition। यानी ये प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, प्लांट इनको खुद बनाता है, बट स्टिल दे डू नॉट एक्ट एज द रेगुलेट द मिनरल आयंस। वो मिनरल्स की तरह एक्ट नहीं करते, बट they are responsible for controlling all of the functions that are present in a plant, responsible for respiration, cell division, cell differentiation. Then we have stopping the activities. Then we have growth of root, growth of leaves, growth of flower, and production of fruit without fertilization, that is parthenocarpy. Okay, so फीचर्स क्या क्या है? प्रमोशन यानी ग्रोथ को इंक्रीज करना, इनहिबिशन यानी ग्रोथ को स्टॉप करना, और मॉडिफिकेशन यानी सेल डिफरेंशिएशन। सो इन तीनों चीजों में जिस जिस भी हार्मोन का फंक्शन आता है वो अभी आपने देखे आर टोटली 5। और वो 5 हार्मोन्स जो हैं वो दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं। एक सबसे पहली क्लास होती है इसकी ग्रोथ प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर का मतलब विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द ग्रोथ, जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। और इसमें आते हैं, सबसे पहला आता है ऑक्सिन, दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। Then we have the cytokinin, and second, or also known as zeatin, and third we have is gibberellins, which are present in a plant. Particularly responsible for auxin responsible for shoot growth, gibberellin responsible for root growth,
साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस। सो आज जो आपका वीएलडीए का पेपर था उसमें भी ये चीज देखी गई थी कि साइटोकाइनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर में भी ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। अलावा इसके नीट में भी ये क्वेश्चन जो है 1 or 2 years बैक ये क्वेश्चन देखा गया था दैट विच ऑफ द फाइटोहार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर और रिलेटेड विद साइटोकाइनेसिस। Clear with this? Then we have growth inhibitors, and these growth inhibitors are only one in a plant, that is abscisic acid, or you can call them as ABA. Then we have as both gaseous, यानी जो ग्रोथ प्रमोटर की तरह और इनहिबिटर की तरह दोनों की तरह काम करता है, और गैसियस इथाइलिन। Ethylene is a hormone which is particularly related with the fruit ripening and ऑक्सिन की प्रेजेंस में फॉर्मेशन इसकी देखी जाती है ज्यादा। तो चलिए, मैंने बोला था कि ऑक्सिन शुरू करेंगे तो ऑक्सिन ही हम पढ़ेंगे आज। और ऑक्सिन के बारे में होता क्या है ऑक्सिन? ऑक्सिन इज अ हार्मोन विच हैव द केमिकल नेचर, इसका जो केमिकल नेचर है दैट इज IAA। फुल फॉर्म अगर इसकी बताऊं दैट दिस इज इंडोल 3 acetic acid. This is indole 3 acetic acid. This hormone is a purine derived hormone. This is a purine derived hormone जिनके पास 2 नाइट्रोजनस रिंग्स होती हैं। ठीक है, these 2 नाइट्रोजनस रिंग्स आर प्रेजेंट। यहाँ एक जगह पर इसके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और इसके बाद में एक्चुअल स्ट्रक्चर हम इसका देखेंगे अभी। दूसरी तरफ इसके बाद चेन होती है इसके पास जिसके एंड से जुड़ा होता है COOH, which means this is an acid. Whenever carboxyl group is present with any molecule, it is an acid. कार्बोक्सिल ग्रुप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एसिडिक नेचर के लिए। और इसके पास एक अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर होता है दैट यू हैव सीन। सो फर्स्ट हार्मोन ये था बिल्कुल पहला हार्मोन जिसको डिस्कवर किया गया था, और जितने भी मेरिस्टेमेटिक रीजंस हैं वहां पर ये प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजंस कहां कहां? एपेक्स ऑफ द शूट एपेक्स, then we have lateral buds, then we have flower forming buds, then we have roots, some kind of roots. Am I clear up till now? आगे देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो आपके बुक में ये दिया हुआ है डायग्राम, और डायग्राम में क्या क्या कहने की कोशिश होती है। सबसे पहले एक पापा और एक बेटा, चार्ल्स डार्विन, डार्विन जी ने शुरू किया था, और अपने बेटे फ्रांसिस डार्विन के साथ 1881 में इन्होंने कैनरी ग्रास, ठीक है, कैनरी ग्रास के अंदर ये ऑब्जर्वेशन शुरू की थी। तो ग्रास जो है डार्क में थी, बट एक तरफ से उन्होंने कंटिन्यूअस और यू कैन से यूनिलैटरल लाइट सोर्स दिया हुआ था। यूनिलैटरल का मतलब विच इज ऑलवेज प्रेजेंट एट वन पोजीशन, ठीक है। वो जो ग्रास सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, लाइट, वो जो लाइट का सोर्स था दैट वाज फ्रॉम दिस एरो। सो ये एरो जो है इस तरफ से लाइट आ रही है, और जब भी देखा गया कि जो भी टिप है, जो न्यूली ग्रोइंग जो शूट है, वो हमेशा लाइट की तरफ बेंड कर रही थी। अगला इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस टिप को दिया काटने के बाद देयर वाज नो ग्रोथ सीन, ठीक है, बेंडिंग को सीन नहीं किया, देयर वाज नो बेंडिंग जब इस टिप को यहां से काट दिया गया। और फिर इसके बाद इस टिप को जब रिप्लेस कर दिया गया, दोबारा से लगा दिया गया, तो बेंडिंग जो है वो फिर से देखने को मिली। यानी वी हैव A to B और C to D, ये इस तरह से रिलेशन में है, ठीक है। सबसे पहले बेंडिंग काट दी, नो बेंडिंग, देन वी हैव रिप्लेस्ड, सो इट्स अगेन स्टार्टेड बेंडिंग टुवर्ड्स द सनलाइट। द प्रोसेस इज नोन एज phototropism. The process is known as phototropism, and you can also call it a tropic movement. तो यहां से हमें एक चीज का पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और किस तरह से होगा तो ये हम अभी देख लेते हैं एक ही सेकंड के भीतर भीतर। So this was a canary grass bending toward having a tip, और ये बेंड कर रहा है किस तरफ, सनलाइट की तरफ, यहां से आ रही है सनलाइट, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है देखो, ये है एपिकल पोर्शन या यू कैन से एपेक्स पोर्शन।
इस एपेक्स पोर्शन में प्रेजेंट है ऑक्सिन। और कहां प्रेजेंट है ऑक्सिन? जो एरिया डार्क साइड पे है वहां पर प्रेजेंट है ऑक्सिन, यानी जो मैं लाइन बना रहा हूं यहां पर प्रेजेंट है ऑक्सिन, यानी अवे फ्रॉम द लाइट। तो ऑक्सिन की एक्टिविटी के लिए और क्या जरूरी है? इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन शेडेड एरियाज, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट मोर इन द शेडेड एरियाज। सो ये ऑक्सिन जो है इस तरफ से इसको ग्रो करवाता है, यहां से ग्रोथ जो है वो स्टैटिक रहती है, एंड हेंस फाइनली इट बेंड्स, इस वजह से ये क्या करता है? बेंड कर जाता है। तो ये कंडीशन जो है आपके पास ऑक्सिन की है। और प्रोसेस को, दोनों प्रोसेस है, फोटोट्रोपिज्म भी और जियोट्रोपिज्म, ये दोनों ही कंडीशन जो हैं कौन फुलफिल करता है? इट इज फुलफिल्ड बाय ऑक्सिन। क्लियर विद दिस? ओके, देन वी हैव, सबसे पहले ऑक्सिन जो है उसको आइसोलेट किसने किया था? वेरी फर्स्ट द ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय, और नो, कलेक्टेड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। सबसे पहले जो है ऑक्सिन किसने ढूंढा था? it was seen by the Francis Darwin, the effect was seen by Francis Darwin, and 1928 में एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ऑक्सिन को आइसोलेट किया था। देन 3 साइंटिस्ट कम, कॉगिल, हैगन एंड स्मिट। इन्होंने 1931 से लेके 1934 तक काम करते हुए 3 अलग अलग तरीके के ऑक्सिन्स को ढूंढ के निकाला था। सबसे पहला ऑक्सिन था ऑक्सिन अल्फा, ह्यूमन यूरिन से। सेकेंड इज ऑक्सिन बीटा फ्रॉम corn germ oil, and third was the heterooxin, again from human urine. Now the thing comes, heterooxin was actual oxin, or you can say the real oxin. Which hormone is actual oxin? Heterooxin is actual or real oxin, and the chemical nature is indole 3 acetic acid. इसके अलावा और कौन कौन से हैं? इसके अलावा इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इसके अलावा 2,4-D वो सिंथेटिक है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड वो भी, फिर इसके बाद नेप्थोक्सी एसिटिक एसिड वो भी सिंथेटिक है। तो इनके अलग अलग काम है, सिंथेटिक भी इनको बनाया गया है। पहला हार्मोन था ऑक्सिन, और टाइप्स ऑफ ऑक्सिन आ जाते हैं। सबसे पहले है नेचुरल ऑक्सिन, IAA हैविंग में अमीनो एसिड, मेन अमीनो एसिड इसका कौन है? ट्रिप्टोफैन। सबसे पहला अमीनो एसिड इज ट्रिप्टोफैन, मेन अमीनो एसिड इन दिस IAA। तो इसके अलावा और कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं? दिस इज IBA, दिस इज इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इसके अलावा 4 क्लोरो एसिटिक एसिड, इट इज अगेन अनदर टाइप ऑफ ऑक्सिन। ये भी है क्या है? एक और तरीके का ऑक्सिन है। बट अभी ये क्लियर नहीं है कि ये इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड है या जो ये 4 क्लोरो एसिटिक एसिड, ये जो ऑक्सिन है ये IAA में कन्वर्ट होता है उसके बाद में फंक्शनल होता है, या वो इसी फॉर्म में भी फंक्शनल रहता है। सो दिस इज नॉट क्लियर। अब कितनी कंसंट्रेशन इसकी चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए हमें 10 पार्टिकल पर मिलियन इज इफेक्टिव कंसंट्रेशन शूट की ग्रोथ को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपको 2 कंसंट्रेशन में अभी यहां बता देता हूं, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। 10 ppm concentration is required for stem growth, or you can say the shoot growth. 0.00001 ppm is required for root growth. ठीक है, सो हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सिन है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है स्टेम ग्रोथ के लिए, और बहुत बहुत माइन्यूट सी अमाउंट में जिब्रेलिक एसिड की हेल्प करने के लिए ये जरूरी है रूट ग्रोथ में भी। ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। और यहां देख पाओगे 2 रिंग्स हैं यहाँ पे, ये रिंग्स जो है अनसेचुरेटेड हैं। फिर इसके अलावा ये 2, एक OH, एक डबल बॉन्ड O, और एक यहाँ पे C। सो ये फॉर्म करते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। So hence it is a weak acid. Okay, and it is again nitrogen derived. तो nitrogen as a mineral nutrition के आपके पास एक और फंक्शन आ गया, it is responsible or act as the main ingredient of the ring nature of the auxin hormone.
Clear with this? Next we have is type of oxygen or synthetic type of oxygens made 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, which is 2,4-D and used as weedicide, or you can say the herbicide in the crops. Then we have naphthalene acetic acid, which is NaA. इसके अलावा भी काफी सारे प्रेजेंट होते हैं, बट आपके लिए ये दो जरूरी हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इन्हीं के एग्जांपल दिए हुए हैं. ठीक है, 2,4-D को हम यूज करते हैं किसके लिए? एज वीडिसाइड, or it is herbicide. Clear with this? Next we have is functions. अब आते हैं इसके functions, इसके क्या क्या इसके फायदे हैं एक प्लांट को. और ये फंक्शन जो हैं हम कभी भी सिंथेटिक ऑक्सीजन के नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं किसके? नेचुरल ऑक्सीजन के. सो नेचुरल ऑक्सीजन जो है वो सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब ये क्या क्या काम करता है? ये इंक्रीज करता है मिनरल अपटेक को, ये इंक्रीज करता है रेस्पिरेशन को, ये इंक्रीज करता है सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को. सो यहाँ पे मैं चीजें लिख देता हूं. सबसे पहला इंक्रीज क्या क्या करता है? ये इंक्रीज करता है सेलुलर अपटेक, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को इंक्रीज. ठीक है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को इनसे इंक्रीज करना पड़ेगा. इसके बाद और क्या इंक्रीज करता है? ये रेस्पिरेशन. तो फाइनली हम ये देख सकते हैं कि प्लांट के अंदर सेल की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन. इसके अलावा अगर ग्रोथ की बात हो रही है तो वो ग्रोथ कुछ भी हो सकती है. वो प्राइमरी ग्रोथ हो सकती है, वो सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, और वो सेकेंडरी ग्रोथ अगर होगी तो यहां पर आ जाती है कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी, हेंस इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट. ओके, सो कैम्बियल एक्टिविटी भी इसी में इन्वॉल्व है. थर्ड वी हैव इज एपिकल डोमिनेंस. पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि जब भी प्लांट की ग्रोथ होती है तो वो ज्यादा इंक्रीज होता है लेंथ में. ठीक है, तो लेंथ में इंक्रीज होने का कारण कौन है? लेंथ इंक्रीज होने का कारण सिंपल सा आपके पास है ऑक्सीजन, जो प्रेजेंट होता है ऑलवेज एट द टिप. इन पोर्शंस के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हेंस द प्लांट कंटिन्यूज टू ग्रो इन लेंथ. ओके, देन वी हैव एब्सिशन. एब्सिशन का मतलब होता है फॉलिंग डाउन. ये लीव्स भी हो सकती हैं, ये फ्रूट्स भी हो सकते हैं, ये फ्लावर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अब एब्सिशन कब होता है? यानी एक एक पेड़ जो है अपने पत्तियों को, अपने फलों या फूल को कब नीचे गिराएगा? वो नीचे तब गिराएगा जब जिस भी ऑर्गन को नीचे गिराना है. ठीक है, इसके लिए हम एक पेड़ बनाएंगे अभी बहुत सुंदर सा. बनाना जरूरी नहीं है, लगाना जरूरी है. तो एक तो सारे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो कि जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह चल रही है तो इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें. हमने एक बहुत सुंदर सा पेड़ बना लिया. ये है एक आम का पेड़, इसमें से कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं. यहां पे लगता है एक आम. वाओ. ठीक है, अब क्या होगा? जब इस फ्रूट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, और जिस जिस भी स्टेम के साथ ये जुड़ा हुआ है वहां पर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो हाई होता है. ठीक है, जब फ्रूट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तब एब्सिशन की शुरुआत होती है. यानी ऑक्सीजन का लेवल इन द ब्रांच एंड ऑक्सीजन का लेवल इन द ऑर्गन. ऑर्गन इज दिस फ्रूट. अब ये पत्ती भी हो सकती है, ये फ्लावर भी हो सकता है, दैट इज सेपरेट थिंग. हम बात कर रहे हैं फ्रूट की. तो जब फ्रूट का लेवल कम और ब्रांच का लेवल ज्यादा, तो देयर इज अ ग्रेडियंट बिटवीन, ऑक्सीजन ग्रेडियंट बिटवीन द ऑर्गन एंड द ब्रांच. इसकी वजह से होती है एब्सिशन की शुरुआत. ठीक है, इसकी वजह से किसकी शुरुआत होती है? एब्सिशन की शुरुआत. यानी एब्सिसिक एसिड की हेल्प करने के लिए भी ये कौन, ये रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव इज ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में मैं शुरू से आपको बताया था फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। देन वी हैव डी डिफरेंशिएशन, जब भी एक प्लांट जो है हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं आई बटन से या 3 डॉट और मोर फ्रॉम बायोलॉजी सेंट्रल से। सो ये डिफरेंशिएशन जो है, जब एक सेल अपनी एबिलिटी को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को डिवाइड जो लूज कर देता है एंड फाइनली इट रीगेन, जब वो जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस जब वो रिवर्ट बैक हो जाता है, दैट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन। तो हमने उसकी यहां वहां भी बात करी थी और यहां भी इसका फंक्शन आता है। देन वी हैव सेकेंडरी रूट फॉर्मेशन। तो रूट फॉर्मेशन जो प्राइमरी रूट होती है, याद करो प्राइमरी रूट्स कौन सी होती हैं? प्राइमरी रूट्स आर जो प्लांट से डायरेक्टली निकलती हैं। ये है स्टेम, ये है इसकी रूट, ये है क्या? प्राइमरी रूट, ठीक है। और इसमें से जो लेटरल रूट्स निकलेंगी या जो इसमें से सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी, these roots are responsibly developed by auxin। responsibly developed मतलब auxin is responsible for development of these secondary roots। clear with this? root maturation के लिए तो जिब्रेलिन कहाँ काम करता है? यहाँ काम करता है बिल्कुल स्टार्टिंग में। और ऑक्सिन कहाँ काम करता है? ये मैच्योर्ड रीजन में काम करता है ताकि सेकेंडरी रूट्स की ग्रोथ को कैरी आउट किया जा सके। Next we have is parthenogenesis and ethylene formation. So without fertilization sorry, without fertilization जब फ्रूट की फॉर्मेशन करनी होती है तो वहां पर ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऑक्सिन ये पार्थेनोजेनेसिस का सीन क्या है? सो पार्थेनोजेनेसिस इज व्हेन अ फ्लावर having a pistil having a बायसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, ये मोनोसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है। पिस्टिल के पास ऑक्सिन की कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहती है? मोर, ज्यादा रहती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं भी हुई तो ये इस ऑक्सिन की वजह से पिस्टिल जो है या फ्लावर जो है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज इनटू फ्रूट। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, हेंस इट कैन बी कॉल्ड एज सीडलेस फ्रूट। बिना सीड्स के जो फ्रूट प्रोड्यूस होता है, द प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। सो पार्थेनोकार्पी इज रिलेटेड विद ऑक्सिन हार्मोन। क्लियर विद दिस? एंड फाइनली वी हैव इथाइलिन फॉर्मेशन। जब भी ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन एक लेवल तक से ऊपर जाती है, वो इथाइलिन की फॉर्मेशन शुरू कर देता है। और इथाइलिन कैसे जरूरी है वो पढ़ेंगे हम आगे की वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। जो भी आपका मन करे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आई होप बहुत जल्दी और भी बहुत सारे बच्चों के बीच में मैं पहुंचूंगा और इसी तरीके से हम डिस्कस करते हुए सब चीजों को क्लियर आउट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सजेशंस आर वेलकम विद ओपन हार्ट।